नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनकी पहचान उनके भाषणों से बनती है। कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनकी पहचान उनके आंदोलनों से बनती है और कुछ ऐसे होते हैं जो बिना ज्यादा शोर मचाए ऐसा राजनीतिक खेल खेल जाते हैं कि विरोधी समझ ही नहीं पाता। मतलब कब, कैसे और क्या हो गया। आज की कहानी ऐसे ही एक नेता की है जिसका नाम है मोहन यादव। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। दोस्तों, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की घोषणा हुई थी तो विपक्ष ही नहीं, भाजपा के कई कार्यकर्ता भी आश्चर्यचकित थे। बहुत से रणनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि मोहन यादव एक लो प्रोफाइल नेता है, लेकिन आज वही नेता धीरे धीरे भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली रणनीतिकारों में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा की इस पूरी कहानी को अगर ध्यान से देखें तो यह सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं था। यह कांग्रेस की रणनीति, भाजपा की राजनीतिक समझबूझ के बीच सीधी लड़ाई थी। कांग्रेस को भरोसा था कि उसके पास पर्याप्त संख्या बल है। कांग्रेस नेतृत्व को यकीन था कि उसकी जिम्मेदारी यही है कि वो अपने उम्मीदवारों को बचा करके रखे और आराम से विजय हासिल कर ले। लेकिन राजनीति में केवल संख्या ही सब कुछ नहीं होती। राजनीति में समय, रणनीति और संगठन और नेतृत्व की क्षमता भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। साथियों, यहीं से शुरू होती है वह कहानी जिसने कांग्रेस को बिल्कुल असहज करने का काम किया। कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की करीबी माने जाने वाली मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा। यह सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं थी, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व का विश्वास और प्रतिष्ठा भी उनसे जुड़ी हुई थी। राहुल गांधी के करीबी राजनीतिक सहयोगियों में उनका नाम लंबे समय से लिया जाता रहा है, लेकिन यह चुनाव कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। लेकिन दूसरी तरफ मोहन यादव चुप थे। कोई बड़ा बयान नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई आक्रामक हमला नहीं। लेकिन राजनीति में कई बार सबसे खतरनाक वही होता है जो सबसे शांत दिखाई देता है। यही कारण था जब भाजपा ने तीसरे उम्मीदवार के रूप में महेश केवट को मैदान में उतारा तो राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे लोग पूछने लगे कि जब संख्या कम है तो भाजपा तीसरा उम्मीदवार क्यों उतार रही है। क्या यह सिर्फ प्रतीकात्मक लड़ाई है? क्या भाजपा हारने के लिए उम्मीदवार उतार रही है? लेकिन शायद उस समय बहुत कम कम लोग समझ पाए कि यह कोई साधारण राजनीतिक निर्णय नहीं था। साथियों, यह एक बड़ी रणनीतिक शुरुआत थी और आने वाले दिनों में यही रणनीति कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाली है। दोस्तों, राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि युद्ध केवल मैदान में नहीं जीता जाता, उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कांग्रेस को भरोसा था कि संख्या बल उसके पक्ष में है, इसलिए पार्टी ने शायद यह मान लिया था कि एक चुनाव सिर्फ औपचारिकता भर है। लेकिन भाजपा की सोच अलग थी। मोहन यादव ने यह समझ लिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह समझ लिया था कि यदि सीधे राजनीतिक संघर्ष में उतर गए तो विपक्ष हॉर्स ट्रेडिंग और लोकतंत्र की हत्या जैसे आरोप लगाएगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें भाजपा को आक्रामक होने की जरूरत ही न पड़े।
खोपड़ी इज द खोपड़ा, माई नेम इज दिस खोपड़ा। सोचिए, यही कारण था कि भाजपा ने उम्मीदवार के नामांकन से लेकर दस्तावेजों की जांच तक हर स्तर पर बेहद गंभीरता दिखाई। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि भाजपा संगठन लगातार कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर नजर बनाए हुए था। इसी दौरान कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन पत्र को लेकर के सवाल उठे कि उन्होंने कुछ छुपाया है और उसी के लिए कोई जानकारी छुपाई है, इसीलिए आपत्ति दर्ज हुई, दस्तावेजों की जांच हुई और फिर घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ने लगा। अब कांग्रेस जिस चुनाव को आसान मान रही थी, वही चुनाव कांग्रेस के लिए संकट में बदल गया। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कांग्रेस इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थी। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और भाजपा पर आरोप लगाते रहे, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा सवाल उठने लगा कि यदि दस्तावेज सही थे तो समस्या कैसे हुई? यदि नामांकन पूरी तरह वैध था तो कानूनी चुनौती सफल क्यों नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया याचिका को इनके। यही वह बिंदु था जहां कांग्रेस रक्षात्मक मुद्रा में आ गई। भाजपा को ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि घटनाएं स्वयं कांग्रेस के लिए असुविधाजनक प्रश्न खड़े कर रही थी। मोहन यादव ने कहीं भी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि लोकतंत्र में नियम सभी के लिए समान होने चाहिए और यही बात कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि यदि नियमों की बात होगी तो फिर राजनीतिक भावनात्मकता ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। यही से कांग्रेस की असहजता बढ़ने लगी। साथियों, भारतीय राजनीति में नेताओं की कई शैलियां रही हैं। किसी की पहचान आक्रामक भाषण से होती है, किसी की पहचान आंदोलन से होती है, किसी की पहचान प्रशासनिक शक्ति से होती है, लेकिन मोहन यादव जी की पहचान धीरे धीरे एक रणनीतिक नेता के रूप में बनती दिखाई दे रही है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विवाद पैदा करने के बजाय परिणाम पैदा करने पर ध्यान देते हैं। जब उनसे पूछा गया कि भाजपा तीसरी सीट कैसे जीतेगी, तो उन्होंने लंबा भाषण नहीं दिया। उन्होंने केवल मुस्कुराते हुए संकेत दिया कि ये जो हम सभी का आत्मविश्वास है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक मुख्यमंत्री जब सार्वजनिक रूप से जीत का दावा करता है तो उसके पीछे सिर्फ आशीर्वाद नहीं होता, उसके पीछे संगठन, आंकड़े और रणनीति भी होती। यही कारण था कि भाजपा कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिखाई देने लगा। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार रक्षात्मक होती चली गई। सबसे बड़ी बात यह रही कि पूरे घटनाक्रम में भाजपा ने भावनात्मक बहस से दूरी बनाए रखी। कोई भी बड़ा राजनीतिक हंगामा नहीं, कोई सड़क पर प्रदर्शन नहीं, कोई उग्र बयानबाजी नहीं, सिर्फ प्रक्रिया और परिणाम। और राजनीति में कई बार यहीं से सबसे प्रभावी हथियार साबित होता है। यही वजह है कि आज भाजपा समर्थक मोहन यादव को सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली रणनीतिकार के रूप में देखने लगे हैं। साथियों, एक एक सीट महत्वपूर्ण है। जैसे एक एक रुपया महत्वपूर्ण होता है, वैसे एक एक सीट महत्वपूर्ण है। हमारे बहुत से लोग सोचते हैं कि एक सीट से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि कई बार एक वोट, एक सीट सरकारों का भविष्य तय कर देती है। राज्यसभा सिर्फ एक सदन नहीं है, यही वह सदन है जहां बड़े संवैधानिक संशोधन, महत्वपूर्ण विधेयक और राष्ट्रीय नीतियां तय होती हैं।
यदि केंद्र सरकार को अपने बड़े सुधारात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाना है तो राज्यसभा में संख्या बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए भाजपा प्रत्येक सीट को गंभीरता से लेती है। मध्य प्रदेश की यह सीट भी उसी बड़े राजनीतिक गणित का हिस्सा थी। साथियों, यदि भाजपा अतिरिक्त सीटें हासिल करती है तो भविष्य में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में उसे मदद मिल सकती है। यही कारण है कि भाजपा इस चुनाव को केवल क्षेत्रीय राजनीति के नजरिए से नहीं देख रही थी, यह राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा था और शायद इसी कारण संगठन ने पूरी ताकत झोंक दी थी। साथियों, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश क्या है? यह संदेश ये है कि भारतीय राजनीति बदल रही है। 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद निश्चित रूप से हमारे देश की राजनीति बदल रही है। यह केवल भाषणों से चुनाव नहीं जीते जाते, अब केवल सोशल मीडिया अभियानों से राजनीतिक बढ़त नहीं मिलती। अब संगठन, कानूनी तैयारी, रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। मोहन यादव जी ने इस चुनाव में यही दिखाने की कोशिश की है कि उन्होंने यह संदेश दिया है कि राजनीति में धैर्य भी एक बहुत बड़ा हथियार होता है। रणनीति भी एक शक्ति है और कई बार सबसे बड़ी जीत वही होती है जिसमें विरोधी को यह समझ में ही ना आए कि खेल कब बदल गया। कांग्रेस के लिए यह आत्ममंथन का विषय है, भाजपा के लिए यह संगठनात्मक सफलता का उदाहरण है और राजनीतिक विश्लेषकों को यह अध्ययन का विषय है कि कैसे एक अपेक्षाकृत शांत नेता राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनने वाला राजनीतिक घटनाक्रम खड़ा कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या यह केवल एक चुनावी सफलता है या 2029 की राजनीति की एक झलक है? साथियों, क्या मोहन यादव भविष्य में भाजपा के राष्ट्रीय चेहरों में शामिल होंगे? बिल्कुल होंगे और ये भाजपा में ही संभव भी है। क्या कांग्रेस इस झटके से सबक लेगी? कभी नहीं ले सकती, क्योंकि उसको तमाम झटके लगे। जब 14 से झटके लगते ही आ रहे हैं, 26 चल रहा है और झटके उसको एहसास नहीं हुए तो क्या मतलब है? आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जब भी कोई वीडियो लेकर के आता हूं तो राष्ट्रवादी होता है, सामाजिक होता है और ये तब होता है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। हमें एक असीम ऊर्जा का एहसास होता है, तब ये संभव हो पाता है कि हम अच्छे कंटेंट आपके बीच लेकर के आ पाते हैं। तो इसलिए एक बार पुनः मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः आप सभी को जय हिंद।